जगदीश प्रसाद जी जैसे ही घर के अंदर घुसे तो उनकी बहू जानवी उन पर गुस्से से तड़क भड़क होने लगी। यह क्या बाबूजी, आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है? मैंने सारा घर अभी अभी साफ़ किया था और आप मिट्टी के पैर लेकर अंदर चले आए। थोड़ी देर बाहर रुक जाते तो कौन सा आसमान गिर जाता आपके ऊपर। वो बहू, बाहर बारिश तेज़ हो गई थी, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। जगदीश प्रसाद जी ने मायूस होते हुए कहा। अगर थोड़ी देर बाहर रुक जाते तो कौन सा आप गल जाते, जानवी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। अपनी बहू की बात सुनकर जगदीश प्रसाद जी की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और सीधे अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाते ही सामने दीवार पर लटकी उनकी पत्नी शारदा जी की तस्वीर को देखते ही उन्हें शारदा जी की बातें याद आ गई। जब कभी जगदीश प्रसाद जी सुबह की सैर से लेट हो जाते तो शारदा जी दरवाजे पर उनका इंतजार करते मिलती। क्या आप भी कहाँ रह जाते हैं, इतनी लेट आए हैं? नाराजगी के स्वर में शारदा जी जगदीश प्रसाद जी को शिकायत करती। भाग्यवान, मैं जानता था कि तुमने अभी अभी घर साफ किया होगा। मेरे आने से फर्श गंदा ना हो जाए, इसलिए मैं देर से आया। जगदीश प्रसाद जी शारदा जी को अक्सर यही जवाब देते थे। अरे तो क्या हुआ, फर्श ही तो गंदा होता है ना, मैं दोबारा साफ कर देती, शारदा जी कहती और उन्हें चाय की प्याली थमाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगती। देखा शारदा, तुमने, बहू किस तरह मुझ पर चिल्ला रही थी। तुम्हें तो पता ही है ना कि अब मैं जानबूझकर घर देर से आता हूँ, लेकिन आज बारिश बहुत तेज हो गई थी, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। आज मेरी तबीयत भी तो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब तुम कुछ बोलो भी। अक्सर जगदीश प्रसाद जी शारदा जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर देर तक उनकी तस्वीर से ही बातें किया करते थे। अब उनकी सुनने वाला और कोई था भी तो नहीं इस घर में। वाकई आज समय बदल गया है। सोचते सोचते जगदीश प्रसाद जी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली और वह अपने अतीत की यादों में खो गए। जगदीश प्रसाद जी एक रिटायर्ड अध्यापक थे। अपने जीवन में उन्होंने बहुत मेहनत की थी। सारा जीवन उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार देने, उन्हें अच्छी तालीम देने में बिता दी। लेकिन जब अपनी संतान की बारी आई तो उन्हें निराश होना पड़ा। एक बहुत पुरानी कहावत है, दीपक तले अंधेरा। कभी कभी यह कहावत जगदीश प्रसाद जी को अपने ऊपर बिल्कुल उपयुक्त लगती थी। जगदीश प्रसाद जी का एक ही बेटा था, मयंक। न जाने कितनी बार जगदीश प्रसाद जी की पत्नी शारदा जी उन्हें कहती, सुनो जी, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। तो जगदीश प्रसाद जी उनकी बात को मजाक में टाल देते और कहते, तुम भी कौन से ज़माने में जीती हो भाग्यवान। आज के टाइम में एक औलाद ही काफ़ी है। शुरू से ही अपने माता पिता का दुलारा मयंक पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, मगर उसमें एक बात की कमी थी कि वह जिद्दी बहुत था। इकलौता होने की वजह से जगदीश प्रसाद जी और शारदा जी उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते थे। उसे बड़े लाड प्यार से पाला था उन्होंने। उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरतें, छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते थे। अगर वह किसी भी चीज़ की जिद करता तो उसकी वह जिद पूरी जरूर की जाती। बचपन तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मयंक बड़ा होने लगा, कॉलेज जाने लायक हुआ, तो यह चीज़ उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा था। उसका अपने माँ बाप के प्रति प्रेम लगाव सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। जब भी कभी उसे पैसों की ज़रूरत होती तो अपनी माँ को ऑर्डर दे देता या जगदीश प्रसाद जी को बोल देता। मयंक के इस बदलते रवैये से जगदीश प्रसाद जी और शारदा जी दोनों बहुत आहत होते। शारदा, तुम मयंक को ज़्यादा पैसे मत दिया करो, अब इसे पैसे की कद्र करनी चाहिए, जगदीश प्रसाद जी अपनी पत्नी शारदा जी को समझाते। आप ठीक कहते हो जी, लेकिन मयंक के अलावा हमारा और कौन है? आखिर हमारे पास सब कुछ इसी का तो है, शारदा जी लंबी आंख भर कर कहती। खैर, समय बीतता गया और मयंक पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उस दिन मयंक ने एक अच्छी फर्म में नौकरी की खबर के साथ साथ अपनी और जानवी की शादी की खबर से जगदीश प्रसाद जी और शारदा जी दोनों को हैरान कर दिया। माँ, बाबूजी, अगले महीने मैं जानवी से शादी कर रहा हूँ, मयंक ने दोनों को अपना फैसला सुनाते हुए कहा। बेटे की बात सुनकर शारदा जी ने चौंकते हुए मयंक से पूछा, बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ माँ, आपने सही सुना, जानवी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। काफ़ी दिनों से मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे सही वक्त का इंतज़ार था। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, मयंक ने बड़े लापरवाही से जवाब दिया। पर बेटा, ऐसे अचानक कैसे?
जगदीश प्रसाद जी ने मयंक को समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वह आगे कुछ बोल पाते, मयंक ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, बस बाबूजी, यह मेरा आखिरी फैसला है और मैं अपने निजी मामले में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहता। जगदीश प्रसाद जी को दो टूक जवाब देकर मयंक अपने कमरे में चला गया। जगदीश प्रसाद जी और शारदा जी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर वह करे तो क्या करे। बेटे की जिद के आगे जगदीश प्रसाद जी और शारदा जी की एक न चली और उन्होंने अपने सारे अनुमानों का गला घोटकर मयंक की खुशी को ही अपना लिया। लगभग 1 महीने बाद खूब धूमधाम से मयंक और जानवी की शादी हो गई। अमीर घर की इकलौती बेटी जानवी भी अच्छी पढ़ी लिखी थी। देर रात तक पार्टी में जाना, महंगे महंगे क्लबों में मौज मस्ती करना, फैशन के नाम पर बेढंग कपड़े पहनना उसके शौक थे। शुरू में तो शारदा जी ने 1-2 बार उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, भले घर की बहू बेटियों को देर रात तक घर के बाहर घूमना शोभा नहीं देता। रात को 2 बजे पार्टी से लौटी जानवी से शारदा जी ने कहा तो जानवी ने तब तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सुबह सुबह उसने घर में तमाशा खड़ा कर दिया। जगदीश प्रसाद जी और शारदा जी को सुनाते हुए उसने मयंक से कहा, मयंक, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही कह दिया था कि मुझे अपनी लाइफ में किसी प्रकार की रोक टोक पसंद नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं बाहर जाऊंगी, जब मन करेगा तब लौटूंगी, जैसा मन करेगा वैसे कपड़े पहनूंगी। लेकिन डार्लिंग, क्या हुआ? तुम आज सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? मयंक ने जानवी से पूछा तो जानवी ने रात वाली बात मयंक को बता दी। जानवी की बात सुनकर मयंक सीधे अपनी माँ के कमरे में गया और शारदा जी पर चिल्लाने लगा, क्या माँ, जानवी अगर कल रात देर से घर आ भी गई तो क्या प्रॉब्लम हो गई? जब मैंने उसे कुछ नहीं कहा तो आप कौन होती हैं से भला बुरा कहने वाली? पर बेटा, मैंने तो जानवी से ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा। शारदा जी ने कहा, बस बस रहने दो माँ, मैं सब जानता हूँ आपकी छोटी सोच के बारे में। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कहता हूँ, आप हमारी लाइफ में हमें ढंग से जीने दें, उसमें ज़्यादा दखलंदाजी ना करें। मयंक ने शारदा जी को उंगली दिखाते हुए जोर से कहा। मयंक का अपनी माँ के प्रति ऐसा बर्ताव देखकर जगदीश प्रसाद जी उस पर हाथ उठाने के हुए, लेकिन तभी शारदा जी ने जगदीश प्रसाद जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, जाने दीजिए जी, अभी ये अपने होश में नहीं है। देखना, गुस्सा शांत होने के बाद खुद आएगा मुझसे माफ़ी मांगने। शारदा, इससे कहो कि यह अभी के अभी कमरे से बाहर चला जाए। जगदीश प्रसाद जी ने गुस्से में मयंक की तरफ इशारा करते हुए कहा, खैर लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन इस घर का सुख चैन तो जैसे कहीं लंबी यात्रा पर जा चुका था। जानवी हर रोज किसी न किसी बहाने मयंक को उसके माता पिता के खिलाफ भड़का देती और मयंक बिना कुछ सोचे समझे अपने माता पिता से लड़ने पहुंच जाता। जगदीश प्रसाद जी न जाने कितनी बार उस पर हाथ उठाना चाहते, न जाने कितनी बार उसे समझाना चाहते, लेकिन हर बार शारदा जी हाथ पैर जोड़कर जगदीश प्रसाद जी को रोक लेती। वह घर में शांति चाहती थी, इसलिए जानवी की जली कटी बातों का भी कभी उल्टा जवाब नहीं देती और अपने कमरे में आ जाती। दिन बीतते गए, मयंक और जानवी के जुल्म दिन प्रतिदिन अपने माता पिता पर बढ़ते गए। शारदा जी ने तो जैसे चुप्पी ही साध ली थी। उनका अधिकतर समय पूजा पाठ में गुजर जाता और जगदीश प्रसाद जी बस मन महसूस कर रह जाते या कई कई घंटे तक पार्क में टहलने चले जाते। इस बीच जानवी गर्भवती हो गई। इस खबर को सुनकर घर में सब बहुत खुश थे। शारदा जी ने नए मेहमान के आने की तैयारियां शुरू कर दी थी। आने वाले नन्हे मेहमान के लिए शारदा जी ने तरह तरह के मोजे बुनने शुरू कर दिए थे। वह जानवी का पूरा ध्यान रखती, घर के सारे काम करना, समय समय पर उसे खिलाना पिलाना, आराम करने की नसीहत देना, कुल मिलाकर अपने फर्ज से शारदा जी कभी पीछे नहीं हटती। जगदीश प्रसाद जी को भी लगने लगा था कि शायद नन्हे मेहमान के घर में आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी यह गलतफहमी भी जल्दी ही दूर हो गई जब एक दिन हमेशा की तरह मयंक ने आकर अपना फैसला सुनाया। माँ, जानवी अपने घर जा रही है जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा और शायद उसके कुछ समय बाद तक भी वह अपने घर पर ही रहेगी। मयंक की बात सुनकर शारदा जी हैरान रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमारे खानदान में गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं भेजते और वैसे भी मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। बेटा, पहले बच्चे का जन्म दादा दादी के घर में होना तो शुभ होता है। शारदा जी बोले जा रही थी। माँ, ये क्या आपने शुभ अशुभ लगा रखा है? मैं और जानवी
इन दकियानूसी बातों को नहीं मानते, और वैसे भी मैंने आपकी राय नहीं मांगी थी। हम लोग कल निकल रहे हैं, बस यह बताने के लिए ही मैं आपके पास आया था। हमेशा की तरह मयंक और जानवी बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़कर उनका दिल दुखाकर चले गए। उस दिन शारदा जी घंटों तक रोती रही थी। शारदा, तुम क्यों बेकार में दिल छोटा करती हो? क्यों रो रो कर अपनी तबीयत खराब करती हो? अब हमारी औलाद को हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। हमने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, लेकिन अब सच पूछो तो हम इन पर बोझ बन गए हैं। जगदीश प्रसाद जी शारदा जी को चुप करते हुए कह रहे थे। आप बिल्कुल सही कहते हो जी। हमने अपनी तरफ से घर की शांति को बनाए रखने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जानवी को तो हम तब कुछ कहे जब हमारा मयंक अपनी जगह सही हो। वो तो फिर भी पराए घर से आई है। मयंक तो हमारा खून है, हमारी औलाद है। जब मयंक को ही कुछ फर्क नहीं पड़ता तो जानवी भला हमारा मान सम्मान क्यों करेगी? सिसकते हुए शारदा जी ने कहा। शारदा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे पर कीचड़ उछालने से क्या फ़ायदा? थोड़ी देर रुक कर जगदीश प्रसाद जी फिर बोले। शारदा, बहुत दिन से मेरे मन में एक बात है। क्यों ना हम यह रोज रोज के कलेश की ज़िंदगी छोड़कर अलग रहने लग जाए। भगवान की दया से मेरी अच्छी पेंशन भी आती है। दोनों का गुजारा भी अच्छे से हो जाएगा। सारी ज़िंदगी हमने बस मयंक की खुशियों के लिए बिता दी, पर अब कुछ समय तो हमें अपने लिए भी निकालना चाहिए। अगर इस कलेश और चिंता के माहौल में रहे तो बहुत जल्दी ही हम लोग भगवान को प्यारे हो जाएंगे। नहीं नहीं जी, ऐसा मत कहिए। आपसे पहले तो भगवान मुझे उठा ले, लेकिन हम अपनी इकलौती औलाद को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मुझसे यह ना हो पाएगा जी। यह कहकर शारदा जी रोने लगी। कुछ महीनों बाद जानवी ने एक बहुत प्यारे से लड़के को जन्म दिया। पोता होने की खबर सुनकर जगदीश प्रसाद जी और शारदा जी बहुत खुश हुए। उन्होंने मंदिर जाकर भगवान से उसकी लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना की और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। वह बुजुर्ग दंपत्ति दिन रात भगवान से यह विनती करते कि जानवी जल्दी से उनके पोते को लेकर घर आ जाए। आके जगदीश प्रसाद जी और शारदा जी का इंतजार खत्म हुआ और जानवी और मयंक अपने बेटे को लेकर घर वापस आ गए। शारदा जी ने तीनों की आरती उतारी और अपनी झोली जानवी की तरफ फैला दी ताकि वे अपने पोतों को गोद में खिला सके, लेकिन जानवी बच्चे को लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। शारदा जी और जगदीश प्रसाद जी मयंक और जानवी को अपने कमरे में जाते हुए देखते रह गए। उस दिन शारदा जी को पहली बार हृदयाघात हुआ, लेकिन उसने उसका जिक्र किसी से नहीं किया। नन्हे बच्चे का नाम गोलू रखा गया। मयंक और जानवी अपना पूरा प्यार गोलू पर लुटाते। गोलू मेरा लाडला गोलू, मेरा प्यारा गोलू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। जानवी ऐसी ना जाने कितनी लोरियां गोलू को सुनाती, उसके लाड दुलार करती, लेकिन जब भी कभी शारदा जी बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़ती तो वह उसे उठाकर अपने कमरे में चली जाती। बेटे बहू द्वारा यह उपेक्षा शारदा जी से बर्दाश्त नहीं हुई और उनकी अपना पोता खिलाने की चाह मन की मन में ही रह गई। एक दिन जानवी मुन्ने को सुलाकर ऊपर छत पर चली गई और अपनी सहेली से फ़ोन पर बात करने लगी। मयंक भी घर पर नहीं था। जगदीश प्रसाद जी बाहर टहलने गए हुए थे। शारदा जी रसोई घर में काम कर रही थी कि तभी शारदा जी को मुन्ने के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उनका पोता बुरी तरह से रो रहा था। पहले तो शारदा जी ने अनसुना कर दिया कि शायद जानवी वहीं पर होगी और मुन्ने को संभाल लेगी, लेकिन जब मुन्ने का रोना बंद नहीं हुआ तो सब कुछ छोड़कर वह उनके कमरे की ओर भागी और उनके कमरे के अंदर घुसते उन्होंने देखा कि उनका पोता बिस्तर से गिरने वाला था। शारदा जी ने भागकर अपने पोते को अपनी गोद में उठा लिया और उसके लाड़ दुलार करने लगी। तभी जानवी भी नीचे आ गई और जैसे अपने कमरे में आई तो अपने बेटे को शारदा जी की गोद में देख उसके तन बदन में आग लग गई। उसने शारदा जी की गोद से बच्चा छीन लिया और चिल्लाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? आप फौरन मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए और आइंदा कभी मेरे बच्चे को छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू, तुम यह क्या बोले जा रही हो? मुन्ना बिस्तर से गिरने वाला था। अगर मैं सही समय पर आकर उसे नहीं उठाया होता तो उसे चोट लग जाती। शारदा जी बहू के ऐसे कड़वे शब्द सुनकर रोने लगी। माँ जी, झूठ मत बोलिए। आपने जानबूझकर मेरे बेटे को रुलाया ताकि आप उसे उठाकर अपने कमरे में ले जा सके, और वैसे भी आपको बच्चे पालने आते भी है कि कैसे बच्चों को पाला जाता है? जानवी शारदा जी को उल्टा सीधा बोले जा रही थी। तभी बाहर से जगदीश प्रसाद जी भी घर के अंदर आ गए
और बहू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह भी उसके कमरे में चले गए। तब तक मयंक भी आ गया था। उसने बिना किसी से कुछ पूछे, बिना कुछ समझे, हमेशा की तरह अपनी माँ को ही आरोपी ठहरा दिया। माँ, क्यों हमारी खुशियाँ आपसे देखी नहीं जाती? क्यों आप हमें शांति से रहने नहीं देती? आप क्यों मेरे बसे बसाए घर में आग लगा रही हो? पर बेटा सुनो तो सही। मैं तो इससे पहले कि शारदा जी आगे कुछ बोल पाती, जगदीश प्रसाद जी गुस्से में बोले, बस शारदा बस, अब और सफाई नहीं। इन लोगों में अब शर्म या इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है। इनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बहू, जिस औरत से तुम इतनी जुबान करती हो, यह मत भूलो कि इसी औरत ने तुम्हारे पति को पाल पोस कर बड़ा किया है। इसी औरत की बदौलत तुम आज यहाँ खड़ी हो। जगदीश प्रसाद जी कहे जा रहे थे। जी सुनिए जी। जी। शारदा जी जगदीश प्रसाद जी को पुकार ही रही थी कि तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह गिर गई और बेहोश हो गई। आनन फानन में शारदा जी को अस्पताल ले जाया गया। वहां जाने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब जगदीश प्रसाद जी अकेले रह गए थे, बिल्कुल अकेले। उनकी अर्धांगिनी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। शारदा जी के जाने के बाद अब जानवी ने घर के बहुत से काम जगदीश प्रसाद जी के ऊपर डाल दिए थे। बाबूजी, अब क्या कमरे में ही आराम फरमाते रहेंगे? बाजार से सब्जी नहीं लाएंगे क्या? जानवी ने जोर से आवाज़ लगाई। उसकी कर्कश आवाज़ सुनकर जगदीश प्रसाद जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें कान से पकड़कर नींद से उठा दिया हो। जगदीश प्रसाद जी अपने कमरे से बाहर आए तो जानवी ने सामान की लिस्ट और थैला उनके हाथ में थमा दिया। अब जल्दी से बाजार से यह सारा सामान ले आइए, आज घर में मेहमान आने वाले हैं। जानवी अपने ससुर जी की तरफ मुंह बनाते हुए बोली। जगदीश प्रसाद जी बिना कुछ बोले चुपचाप बाजार सामान लेने चले गए। अब तो पत्नी के जाने के बाद जगदीश प्रसाद जी की यही दिनचर्या रह गई थी। सुबह बाहर पार्क में टहलना, राशन लाना, बाजार से सब्जियां खरीद कर लाना, मुन्ने को स्कूल से लाना और शाम को उसे बाहर घुमा कर लाना। लेकिन फिर भी जानवी की आंखों में जगदीश प्रसाद जी खटकते रहते। सुनो जी, अब अपने बाबूजी से कहो कि कहीं जाकर काम धंधा ढूंढे। यूँ बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेगी उन्हें इस घर में। एक दिन जगदीश प्रसाद जी ने जानवी को मयंक से यह सब कहते हुए सुना। अरे जानवी, बात तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अब इस तरह मुफ्त की रोटियां खाने को कहाँ से आएगी? मैं बाबूजी से बात करूँगा। अगले ही दिन मयंक अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी, माँ के जाने के बाद आप सारा दिन कैसे बीतता होगा? क्यों ना आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपनी सारी ज़िंदगी मैंने और तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ बटोरने में लगा दी और आज तुम मुझे घर में देखकर भी खुश नहीं हो। वैसे भी मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं कि मैं मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। बाजार से सब्जी राशन लाता हूं, मुन्ने को स्कूल से लाता हूं और भगवान की दया से मुझे इतनी पेंशन तो मिलती ही है कि मैं अपना पेट आराम से भर सकूं। यह कहकर जगदीश प्रसाद जी अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद जानवी और मयंक को घर में एक बड़ी पार्टी रखनी थी, इसलिए मयंक ने जगदीश प्रसाद जी से कहा, बाबूजी, मैं और जानवी यह सोच रहे थे कि क्यों ना आप नीचे गैरेज में शिफ्ट हो जाएं। हमने बहुत सारे मेहमानों को निमंत्रण भेजा है। वह सभी बहुत हाई फाई सोसाइटी के लोग हैं। आप उनसे मेल नहीं बिठा पाएंगे, इसलिए आप अपना सामान नीचे गैरेज में रख लें। वैसे भी आपका आधे से ज़्यादा दिन तो घर के बाहर पार्क में ही गुजरता है। मयंक की बातें सुनकर जगदीश प्रसाद जी बिना कुछ बोले पार्क में चले गए। उस दिन वह शाम तक पार्क में ही बैठे रहे। उन्हें बार बार शारदा जी की याद आ रही थी। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। सूरज ढल चुका था, अंधेरा हो चुका था। उन्हें अपने बिल्कुल सामने एक औरत की परछाई दिखाई दी। यह औरत कोई और नहीं, शारदा जी थी। शारदा जी उनके पास आई और उन्होंने जगदीश प्रसाद जी के कान में कहा, अब मेरी वजह से आपको और बेइज्जती सहन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे हमारी कदर नहीं करते, हमें सम्मान नहीं दे सकते, तो घुट घुट कर मरने से अच्छा उनसे रिश्ता ख़त्म कर लेने में ही भलाई है। जब अपनी ज़िंदगी में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते, तो हमारी ज़िंदगी को भी नर्क बनाने का हक उन्हें किसने दिया? अब समय आ गया है कि आप बच्चों को सबक सिखाओ। उनके किए की सज़ा उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते की समझ होनी ही चाहिए। रिश्तों की अहमियत तो उन्हें समझनी ही पड़ेगी, कहकर शारदा जी उनकी आंखों से ओझल हो गई। जगदीश प्रसाद जी को शारदा जी की बात समझ आ चुकी थी।
उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए एक योजना बना डाली। इस घटना के एक हफ्ते बाद जगदीश प्रसाद जी ने मयंक और जानवी को अपने पास बुलाया और उनके हाथ में एक हफ्ते की मलेशिया टूर की टिकट थमाते हुए कहा, बच्चों, हम बूढ़े माता पिता से बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारी ज़िंदगी पर अपना अधिकार समझा, तुम्हारे मामले में दखलंदाजी की। लेकिन आज से तुम आज़ाद हो। आज के बाद मैं तुम्हारे किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। जाओ, मेरी तरफ से एक हफ्ते मलेशिया घूम कर आओ। यह कहकर जगदीश प्रसाद जी अपने कमरे में चले गए। ये तुम्हारे बाबूजी को अचानक क्या हो गया है? जानवी ने हैरानी से मयंक से पूछा। अरे डार्लिंग, तुम क्यों टेंशन लेती हो? बाबूजी को कुछ हुआ हो या नहीं, हमें इससे क्या, हमारा तो फ़ायदा ही हो रहा है ना। इससे पहले बाबूजी फिर से अपना मन बदले, जल्दी जल्दी सामान पैक करो और चलने की तैयारी करो। मयंक ने हंसते हुए कहा। तो मयंक की बात सुनकर जानवी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों की हंसने की आवाज़ जगदीश प्रसाद जी के कमरे तक आ रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर जगदीश प्रसाद जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक हो रहा था। दोनों खुशी खुशी घूमने चले गए। उनके जाने के बाद जगदीश प्रसाद जी ने भी अपनी योजना के अनुसार जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया। एक हफ्ते बाद मयंक और जानवी घर वापस आए तो दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। उन्होंने घर के दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन किसी ने नहीं खोला। उन्हें लगा शायद बाबूजी सो रहे होंगे, इसलिए उन्होंने काफ़ी देर तक घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तुम्हारे बाबूजी कितने लापरवाह हो गए हैं। हम लोग यहाँ बाहर खड़े हैं और वो हैं कि आराम से सो रहे हैं। हम एक हफ्ते घर से बाहर क्या गए, उन्हें हराम का खाने की आदत हो गई। जरा उनके मोबाइल पर ट्राई करो। जानवी बड़बड़ाई जा रही थी। मयंक ने कई बार फ़ोन ट्राई किया, लेकिन जगदीश प्रसाद जी का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। काफ़ी देर तक दरवाजे की घंटी बजाने के बाद एक अजनबी आदमी ने दरवाज़ा खोला। एक अजनबी को अपने घर में देखकर दोनों आग बबूला हो गए। उन्होंने आओ देखा न ताओ उस अजनबी को अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया और घर के अंदर जाने लगे। लेकिन वह आदमी रास्ते में ही अड़ गया और उन्हें घर के अंदर नहीं जाने दिया। ए मिस्टर, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? यह मेरा घर है और यह क्या नाप शनाप बके जा रहे हो? फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अभी चौकीदार को बुलाकर तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकलवा दूंगा। उस आदमी ने गुस्से में कहा। तुम्हारा घर? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? यह घर हमारा है और मेरे बाबूजी कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। मयंक ने भी गुस्से में कहा। कौन से बाबूजी को बुलाऊं? यहाँ कोई बाबूजी नहीं रहते। यहाँ बस मैं और मेरा परिवार रहते हैं, उस आदमी ने कहा। दोनों का शोर सुनकर चौकीदार भी वहां आ गया। उसे देखते ही मयंक ने कहा, चौकीदार भैया, यह घर हमारा है ना? बताओ जरा इस पागल आदमी को। नहीं साहब, यह घर आपका नहीं है। इन साहब ने यह घर आपके बाबूजी से खरीद लिया है। अब इस घर के मालिक आप नहीं हैं। क्या बकते हो? तुमने दिन में भी पी रखी है क्या? मेरे बाबूजी कहाँ हैं? मयंक का चेहरा देखने लायक हो चुका था। उसके माथे से पसीना छूट रहा था। बार बार अपने बाबूजी को फ़ोन लगाया जा रहा था, लेकिन उनका मोबाइल बंद था। काफ़ी देर परेशान होने के बाद वे बिल्डिंग के बाहर आकर खड़े हो गए और सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए। मयंक बहुत परेशान हो चुका था। उसने चौकीदार के पास जाकर दोबारा विनती की, भैया मेरे बाबूजी का फ़ोन भी बंद आ रहा है। अगर आपके पास उनका कोई पता हो तो आप मुझे दे दीजिए प्लीज़। तब चौकीदार ने कहा, साहब आपके जाने के बाद बड़े साहब ने यह घर बेच दिया और यह सुनने में आया है कि उन्होंने एक बड़ा फ्लैट खरीद लिया है और शायद एक अनाथ को भी अपना लिया है जो दिन रात उनकी सेवा करता है। जाने से पहले मुझसे कहकर गए थे कि जब भी आप वापस आए आपकी बात उनसे करा दूं। चौकीदार नंबर मिला ही रहा था कि तभी एक बहुत बड़ी गाड़ी मयंक और जानवी के सामने आकर रुकी और उस गाड़ी में से जगदीश प्रसाद जी सफ़ेद सूट बूट में बाहर निकले। मयंक और जानवी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बाबूजी, ये कैसा मजाक है? आप ये मकान कैसे बेच सकते हैं? गुस्से में मयंक जगदीश प्रसाद जी पर चिल्लाने लगा। उसकी बात सुनकर जगदीश प्रसाद जी ने शांत स्वभाव से कहा, मुझ पर चिल्लाने का हक तुम खो चुके हो और यह मकान मेरे खून पसीने की कमाई का था। मैं इसका जो चाहे वो करूं। तुम होते कौन है पूछने वाले? पर बाबूजी, हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरा तो कोई काम धंधा भी नहीं है। हम लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे? मयंक और जानवी दोनों जगदीश प्रसाद जी के आगे गिड़गिड़ाने लगे। बेटा, तुम ही हो जिसने मुझे और मेरी पत्नी को खून के आंसू रुलाया है। ये उन्हीं आंसुओं की कीमत है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब तुम कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर जगदीश प्रसाद जी वहाँ से चले गए।
मयंक और जानवी दोनों दूर जाते हुए गाड़ी को देखते रह गए। उन्होंने जगदीश प्रसाद जी और शारदा जी के साथ जो किया था वो सारा दृश्य आज उनकी आंखों के सामने से गुजरने लगा। जगदीश प्रसाद जी ने आज उन्हें ऐसा सबक दिया था जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। दोस्तों, बच्चे माँ बाप के प्यार को उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। बच्चों को प्यार देना, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना माँ बाप का फ़र्ज है। वह किसी भी हद तक जाकर अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो क्या बच्चों का फ़र्ज नहीं है कि बुढ़ापे में माँ बाप को सम्मान दे, उनकी इज्जत करे और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखे? जब बच्चे माँ बाप को बात बात पर अपमानित करने लगे तो उन्हें भी बच्चों का मोह छोड़कर इस तरह का कदम उठाना चाहिए, ताकि बच्चों को भी ये सबक मिल सके कि माँ बाप सिर्फ उन्हें लाड दुलार ही नहीं दे सकते हैं, उन्हें ज़िंदगी का सबक भी सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।